बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये खबर जरूरी भी बहुत है। अभी तक रूस को लेकर अमेरिका ने कहा, भारत ने कहा, चीन ने कहा कि रूस की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन अब एक ऐसे मुल्क ने रूस को सपोर्ट कर दिया है जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। यूक्रेन युद्ध पर नेटो के भीतर ही दो राय दिखने लगी है। एक तरफ रूस के खिलाफ लगातार हथियार और सख्ती की मांग, दूसरी तरफ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की शांति की पेशकश। जी हां, इटली ने रूस की पैरवी कर दी है। यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है रूस यूक्रेन जंग में। रूस ने यूक्रेन के साथ 2022 से जंग जारी रखी है। 4 साल में दूसरी बार अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक ओरिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल से नेटो सदस्य देश पोलैंड के बॉर्डर के करीब पश्चिमी यूक्रेन में हमला किया गया है। मॉस्को ने इसे पुतिन के घर पर हुए हमले की बदले की बात कही है। दूसरी ओर यूरोप और नेटो के देश इसे बड़ी चेतावनी की तरह देख रहे हैं। यूरोप का मानना है कि पुतिन ने इस मिसाइल हमले से नेटो को संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि ओरिस्टिक एक ऐसी मिसाइल है जिसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसकी रफ्तार 10 मैक से ज्यादा है, यानी कि 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा। जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। यही है वो ओरिस्टिक मिसाइल जिसका इस्तेमाल रूस ने कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ। जिस ओरेशनिक मिसाइल की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल आधी रात को किया गया, जिससे नेटो की नींद उड़ी हुई। रूसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक यूक्रेन के लवीव शहर के पास गिरा। लवीव जो कि पोलैंड की सीमा से 60 किलोमीटर ही दूर है। यह इलाका रणनीतिक नर्व सेंटर है, जहां मौजूद सैन्य अड्डे के जरिए युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियार सप्लाई भी की जाती है। मतलब साफ है, रूस ने सिर्फ यूक्रेन को नहीं, सीधे सीधे नेटो को चेतावनी दी है। ओरेशनिक कोई आम मिसाइल नहीं है, यह हाइपरसोनिक है, यानी आवाज से कई गुना तेज, जिसकी रफ्तार भी मैंने आपको बताई। इसे रडार पर ट्रैक नहीं किया जा सकता, इसको कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सकता, इसको रोकना लगभग नामुमकिन है। इसकी रफ्तार यानी कि जो मैंने आपको बताया मैक 10 प्लस, जो कि ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तेज है। रेंज करीब 5,000 किलोमीटर पूरे यूरोप को कवर करता है। टारगेट टाइम मिनटों में हमला, दुश्मन को रिएक्शन का मौका नहीं मिलता क्योंकि स्पीड बहुत है। मैन्यूरेबल वॉरहेड है, उड़ान के दौरान दिशा बदली जा सकती है, टारगेट भी बदले जा सकते हैं। कोई भी एयर डिफेंस आप लगा दीजिए, आप पैट्रियट लगा दीजिए, थार्ड लगा दीजिए, S-400 लगा दीजिए, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आप मान लीजिए कि ब्रह्मोस से 10 गुना ताकतवर यह मिसाइल है। ये हाई एक्सप्लोजिव पेलोड ले जा सकता है, मल्टीपल वॉरहेड ले जा सकता है, मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया जा सकता है, इसको ट्रैक करना फिर मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेटेजिक मैसेज यह है कि नेटो और यूरोप को सीधा जवाब है। डेटरेंस फैक्टर भी है कि रूस की न्यू जनरेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के सामने आप नहीं टिक पाएंगे। इससे अच्छा है कि हथियार डाल दीजिए। और इसी संदेश के बाद इटली के पीएम ने कहा है कि रूस से भी बातचीत करनी होगी, क्योंकि यूरोप जानता है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, एक परमाणु चेतावनी भी है, क्योंकि ओरेशनिक वही मिसाइल है जो सैद्धांतिक तौर पर न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। और यही वजह है कि पूरे यूरोप की चिंता बढ़ी हुई है। रूस ने ओरेशनिक मिसाइल का पहला इस्तेमाल नवंबर 2024 में किया था। यह हमला तब हुआ था जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को हिमार्स मिसाइल से रूस के अंदर हमले की इजाजत दे दी। एक्सपर्ट का मानना है कि ताजा हमला रूस की पश्चिम को अपनी रणनीतिक परमाणु क्षमताओं की याद दिलाने की कोशिश है। यूरोपीय नेताओं ने सीजफायर होने पर यूक्रेन में सेना भेजने पर जोर दिया है। ऐसे में उनको मैसेज भेजा गया है कि साथ ही अपने सहयोगी वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई पर भी रूस ने एक तरह से गुस्सा निकाला है। रूस के खिलाफ एकजुटता का दावा करने वाला नेटो आज खुद अंदर से बढ़ता दिख रहा है।
यूक्रेन युद्ध ने नेटो की ताकत तो दिखाई, लेकिन उसी युद्ध ने नेटो की सबसे बड़ी कमजोरी भी उजागर कर दी। रणनीति पर मतभेद, डर और अपने अपने हित की बात। सवाल यह है कि रूस को लेकर क्या नेटो में दरार की स्थिति है, क्यों है? सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1, पूर्वी यूरोप, जहां पोलैंड, बाल्टिक देश आते हैं, रूस पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉइंट नंबर 2 में इटली, हंगरी, स्लोवाकिया, ये रूस से सीजफायर और रूस से बातचीत के पक्ष में है। इटली से पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बयान भी सामने आ चुका है। यूक्रेन को हथियार देने पर भी विभाजन है। अमेरिका, ब्रिटेन लंबी लड़ाई के लिए भारी हथियार दे रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस सीमा पार हमलों को लेकर सतर्क है। रूस के भीतर हमला, रेड लाइन विवाद भी है। कुछ देश रूस के अंदर हमले की अनुमति चाहते हैं। कुछ मानते हैं इससे नेटो रूस सीधी जंग में आ जाएंगे, ये खतरा है। ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का दबाव भी है। यूरोप के कई देश अब भी रूसी गैस पर निर्भर हैं। प्रतिबंध लगते हैं, रूस गैस सप्लाई बंद करता है तो यूरोप को मुश्किल हो सकती है। लंबे युद्ध से यूरोप की अर्थव्यवस्था भी प्रेशर में है। और इन सब के बाद आता है नंबर 5, वो फैक्टर जिसमें ट्रंप फैक्टर की बात की जा रही है, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति। नेटो फंडिंग पर सवाल है और यूरोप में असुरक्षा की बात बढ़ रही है। इसलिए यूरोपीय देश कह रहे हैं कि पुतिन से भी बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस रास्ते जा रहे हैं वो किसी दिन नेटो को भी थैंक यू कर सकते हैं। और उसके ऊपर परमाणु खतरे की चिंता भी है। जैसे रूस ने नई ओरिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। परमाणु एस्केलेशन का डर नेटो को भी बांट रहा है और अमेरिका नेटो के खिलाफ जा रहा है। रूस के खिलाफ खड़ा नेटो आज खुद सवालों के घेरे में है। कोई युद्ध चाहता है, कोई शांति चाहता है, कोई ताकत दिखाना चाहता है, कोई बचकर निकल जाना चाहता है। साफ है रूस सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, वो नेटो की एकता की परीक्षा भी ले रहा है, जिसमें अब दरारें दिखने लगी हैं। ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक विश्वविद्यालय में रूस के विशेषज्ञ गेरहार्ड मैंगोट कहते हैं कि मॉस्को इस बात से निराश है कि उसे अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों के बीच बातचीत में हाशिए पर धकेला जा रहा है। यूरोप के जो यूक्रेन में सैनिक भेजे जाने का प्रस्ताव है, उससे भी रूसी नेता निराश है। ऐसे में मिसाइल लॉन्च अमेरिका और यूरोपीय लोगों के लिए रूसी सेना की क्षमताओं के बारे में एक बार फिर से बड़ा संकेत है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी हेड दिमित्री मेदवेदेव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इशारा किया कि मिसाइल लॉन्च का संबंध मादुरो की गिरफ्तारी और रूसी झंडा लगे वेनेजुएला के तेल टैंकर पर अमेरिका के कब्जे से भी। मैंने आपको कहा था रूस शांत नहीं बैठेगा, ये मैंने आपको कल भी बताया और आप देख लीजिए कि क्या रिएक्शन हुआ है। परमाणु हथियार केपेबल मिसाइल का इस्तेमाल यूरोप पर, यूक्रेन पर, नए अमेरिकी प्रतिबंधों की संभावना का भी रूसी मंत्री जिक्र कर रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक बयान दिया है जिससे यूरोपीय राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उनका सीधा संदेश है कि शांति चाहिए तो बातचीत से भागा नहीं जा सकता और रूस से भी बातचीत होनी चाहिए। मेलोनी का यह रुख ऐसे समय में आया है जब युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और किसी ठोस नतीजे की उम्मीद दिख नहीं रही है और नेटो कमजोर पड़ रहा है, यूरोप अलग थलग हो रहा है क्योंकि अमेरिका यहां से निकलना चाहता है। अमेरिका कह रहा है यूरोप की दिक्कत यूरोप संभालो, हमारे ऊपर मत थोपो, हम अपनी जंग लड़ सकते हैं, तुम अपनी देखो। और अगर यूरोप अलग थलग पड़ा तो रूस की मार से यूरोप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पूरा यूरोप मिलकर भी रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूरोपीय देशों के टोन चेंज हो रहे हैं। पीएम मेलोनी ने कहा कि यूरोप अगर सिर्फ यूक्रेन की बात सुनता रहा तो वो खुद को एक सीमित भूमिका में कैद कर लेगा। उनका तर्क सीधा था कि जब तक दोनों पक्षों में बात नहीं होगी, यानी कि जब तक पुतिन से भी बातचीत नहीं होगी, तब तक कोई टिकाऊ समाधान निकाला ही नहीं जा सकता है। लगभग 4 साल से चल रहे इस युद्ध ने न सिर्फ यूक्रेन और रूस को थकाया है, जलाया है, बल्कि यूरोप की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी गहरा असर डाला है। ऊर्जा संकट से लेकर सुरक्षा चिंताओं तक आम यूरोपीय नागरिक इसकी कीमत चुका रहा है। मेलोनी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के हालिया बयान से भी सहमति जताई। मैक्रो पहले ही कह चुके हैं कि रूस से दूरी बनाए रखना अब समाधान नहीं है।
बल्कि समस्या बनता जा रहा है। मेलोनी के मुताबिक यह सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार का सवाल नहीं है, यह इस बात का फैसला है कि यूरोप खुद शांति प्रक्रिया को दिशा देना चाहता है या सिर्फ बाहर से लिए गए फैसलों पर प्रतिक्रिया देता रहेगा। यानी अमेरिका की चाल ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना शुरू कर दिया। उथल पुथल बहुत ज्यादा है और यूरोप को अपने भविष्य का संकट दिख रहा है, इसलिए अब वो पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं। क्या पता यूरोप रूस से दोस्ती भी कर ले, अमेरिका को अगर साइड करना हो, कॉर्नर करना हो, क्योंकि तो अमेरिका तो एकला चलो रे की राह पर चल पड़ा है।